हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग अरस्तू के बारे में पढ़ेंगे। जो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जो सब्जेक्ट है बीए पार्ट 3 का है और फिर एमए में भी सेकेंड पार्ट में जो है इसे पढ़ा जाता है। बीए पार्ट 3 में जो एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है उसमें हम सबसे पहले प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटो को हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। अब जो है हम अरस्तू के बारे में जानते हैं। अरस्तू के ऊपर जो है लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस बनता है, जिसमें कि 2-3 हम पढ़ा चुके हैं। और आज जो है अरस्तू के बारे में पढ़ेंगे कि अरस्तू के अनुसार क्रांति का कारण बताइए। मतलब अरस्तू के अनुसार हमें क्रांति के कारण के बारे में पढ़ना है। तो इस कारण के बारे में पढ़ने से पहले हम अरस्तू का परिचय पढ़ लेते हैं, क्योंकि कारण अगर क्वेश्चंस में आता है तो हमें सबसे पहले परिचय लिखना होगा। अरस्तू यूनान का एक महान विचारक था, ठीक है। यह केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि सभी विषयों में पारंगत थे। अरस्तू जो है सिर्फ राजनीति में ही पारंगत नहीं थे, ये होल सब्जेक्ट में ये पारंगत थे। अरस्तू का प्रथम विचारक जो था जिसने कि राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार किया, उसका एक अपूर्व गुण संयम या संतुलन का तत्व है। उसने हमेशा ही अतिशयोक्ति से बचते हुए मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। अरस्तू एक यथार्थवादी विचारक है जो इस धरती की वास्तविकताओं से बंधा हुआ है। अरस्तू व्यवहारिकता पर भी ध्यान देते हुए कोरे विचारों या सिद्धांतों को मान्यता कभी नहीं दिए। यानी कि जो छोटा मोटा जो विचार है जिसका कि कोई अर्थ ही नहीं है, कोई उसका यूज ही नहीं है, उस पर जो है कभी उन्होंने अपना ध्यान नहीं दिया। वह प्लेटो के विपरीत कल्पना के स्थान पर वास्तविकता को महत्व देते हुए ठोस प्राकृतिक व्यवहारिक तथ्यों के आधार पर अपने राजशास्त्र का निर्माण करना चाहता था। तो जो है जैसे कि प्लेटो के गुरु अरस्तू के गुरु प्लेटो है, तो प्लेटो एक दार्शनिक थे, उसे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अरस्तू का गुरु होते हुए भी अरस्तू के विपरीत अर्थ में जो है अरस्तू अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने वास्तविकता को महत्व दिया, यथार्थवादी को महत्व दिया। अपनी यथार्थवादिता के कारण ही अरस्तू संपत्ति के साम्यवाद, पत्नियों के साम्यवाद या दार्शनिक राजा के शासन जैसी धारणाओं का प्रतिपादन नहीं करता, बल्कि उसका विचार यह है कि संपूर्ण जनता के हित में जनता पर केवल आवश्यक नियंत्रण ही लगाए जाने चाहिए। दार्शनिक राजा के शासन के स्थान पर वह जनसाधारण की बुद्धि और विवेक में विश्वास करता है। अरस्तू विशेष घटनाओं और परिस्थितियों के आधार पर सामान्य नियमों का पालन करता है। इसी कारण उसके विचार अधिक स्पष्ट, व्यवहारिक, क्रमबद्ध और तार्किक लगते हैं। अरस्तू ने लौकिक सत्य, इतिहास तथा प्रथाओं को अपने राजनीतिक विचारों का आधार बनाया है। उसने राजनीतिक सत्य को महत्व दिया है और आगमनात्मक पद्धति को स्वीकारा है, जबकि प्लेटो जो है निगमनात्मक पद्धति को स्वीकारा है। अरस्तू के राजनीतिक निष्कर्ष यथार्थवादी है। मैक्सी ने भी कहा है कि अरस्तू यथार्थवादियों और व्यवहारवादियों का पिता है। तो ये रहा अरस्तू का कुछ जो यथार्थवादी उसका परिचय है। अब जो है हम अरस्तू के क्रांतिकारी विचार को पढ़ते हैं, ठीक है। अरस्तू के क्रांतिकारी विचारों को व्यापक रूप से पढ़ेंगे। उसने क्रांति के कारणों को 3 भागों में बांटा था। पहला सामान्य कारण, दूसरा विशेष कारण। पहला क्या कहा था? सामान्य कारण।
दूसरा विशेष कारण, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा आगे पढ़ेंगे, जो सामान्य कारण है इसके कई कारण बताए, जिसमें कि पहला है विषमता। छोटे और असमर्थ वर्ग बराबर होने के लिए क्रांति करते हैं। जैसा कि इनका जो कुछ विचार है वो मार्क्स से मिलता जुलता है, कार्ल मार्क्स। विषमता के कारण इन्होंने बताया कि छोटे और असमर्थ जो वर्ग है, जो क्लास के लोग हैं, वो बराबर होने के लिए हमेशा क्रांति करते हैं। बराबर स्थिति के लोग और बड़ा होने के लिए विद्रोह करते हैं। ये बातें क्रांति के कारण बनती है। दूसरा जो कारण है अन्याय। जब अन्याय, दुर्भावना, असंतोष आदि विघटनकारी कार्य होने लगते हैं तब भी क्रांतियां होती है। जब लोगों के ऊपर अन्याय होता है, दुर्भावना से ग्रस्त कोई काम करता है, मन में असंतोष रहता है, तो ये विघटनकारी कार्य होने से क्रांति होती है। जब एक वर्ग को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत कठिनाइयां होती है तब क्रांति का मार्ग खुलता है। एक वर्ग को यदि उसकी आशाओं से अधिक मिलता है तो भी वो क्रांति होती है, ठीक है। ये सामान्य कारण का दो कारण है। दूसरा जो है विशेष कारण, ठीक है। विशेष कारण के भी कई कारण है, जिसमें कि पहला है घृणा। ये विशेष कारण का है। जब समाज का धनिक वर्ग यानी राजा लोग यानी अमीर लोग गरीबों से पूर्ण करने लगता है और उन्हें नीची दृष्टि से देखता है, तब स्वाभाविक रूप से क्रांति के लिए जो है जमीन तैयार हो जाता है। दूसरा जो कारण है वो है भय। भय व्यक्तियों को दो प्रकार से क्रांति के लिए प्रेरित करता है। जो पहला है वो अपराध से बचना चाहता है और दूसरा वे जो अन्याय का जवाब देना चाहता है। ये दो जो है भय है, ये दो प्रकार की क्रांति का कारण है। पहला अपराध से बचना चाहता है, दूसरा अन्याय का जवाब देना चाहता है। तीसरा जो है प्रमाद और आलस्य है, ठीक है। तीसरा है प्रमाद और आलस्य। जब प्रमाद और आलस्य के कारण जनता अयोग्य व्यक्तियों को शासन रूढ़ कर देती है, यानी सत्ता पर बैठा देती है, और ये सत्ता के प्रति निष्ठावान नहीं रहते एवं शक्ति संचय और स्वार्थ पूर्ति में जब लगे रहते हैं, तब भी क्रांति का उदय होता है। जैसे उदाहरण रूप में ले लीजिए, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने जब इमरजेंसी लगाई, तब उसके बाद से ऐसा क्रांति आया कि कांग्रेस से ही निकल के आज के समय में लगभग 500 दल बन गया, यानी पार्टी बन गया। तो ये एक क्रांति है। अगला जो है अनुचित सम्मान, यानी जब व्यक्तियों को अनुचित सम्मान प्राप्त होता है, उचित सम्मान नहीं मिलता है, तब भी क्रांति जन्म लेती है, ये अरस्तु के अनुसार। पांचवा जो कारण है उच्च वर्गीय षड्यंत्र। जब उच्च वर्ग अन्य जनों को नीचा समझता है और स्वयं सत्ता प्राप्ति के षड्यंत्र में लग जाता है, तो भी संघर्ष बढ़ता है और क्रांति पनपती है, ठीक है। ये विशेष कारण के कई कारण हैं। आगे जो तीसरा कारण है, क्योंकि अरस्तु 3 कारण बताया है, तीसरा कारण है कि विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण, यानी जितने भी प्रकार के शासन का प्रणाली है, सिस्टम है, उसमें भी क्रांति है। इसके भी निम्नलिखित कारण है, जिसमें पहला है सस्ती लोकप्रियता, दूसरा है अधिनायक तंत्र में क्रांति, तीसरा है कुलीन तंत्र में क्रांति, और चौथा है
राजतंत्र में क्रांति। तो आइए जानते हैं कि सस्ती लोकप्रियता क्या होता है। जोशीले और लच्छेदार भाषण करने वाले नेता लोग सस्ता लोकप्रियता के आधार पर सत्ता हथिया लेते हैं। वे अपनी बातों से लोगों को मूर्ख बनाया करते हैं और अपना स्वार्थ पूरा किया करते हैं। दूसरा जो है अधिनायक तंत्र में क्रांति। अधिनायक तंत्र में दो क्रांति होती है। पहला, जब शासकों का जनता के प्रति जब अन्याय अधिक बढ़ता है तब जो है क्रांति होती है। दूसरा जो है, जब सत्ताधारी पक्ष में परस्पर फूट और दलबंदी बढ़ जाती है तब जो है अधिनायक तंत्र में क्रांति होती है। तीसरा जो कारण है वो है कुलीन तंत्र में क्रांति। यह कुलीन तंत्र में क्रांति है। कुलीन तंत्र में क्रांति के भी 3 कारण है। पहला है जब पद और प्रतिष्ठा को सीमित कर दिया जाता है। दूसरा है जब शक्तिशालियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है। तीसरा है जब विभिन्न वर्गों के मध्य सामंजस्य समाप्त हो जाता है। विभिन्न वर्ग मतलब हो गया कि छोटा, गरीब, अमीर, छोटा वर्ग, ऊंचा कास्ट, नीचा कास्ट, ये सब। इसमें जब मनमुटाव हो जाता है, बात नहीं बनने लगता है, पटरी जब नहीं खाता है तब जो है ये क्रांतियां होती है। चौथा जो कारण है शासन प्रणाली का वो है राजतंत्र में क्रांति। राजतंत्र में अरस्तु क्रांति के 3 कारण बताए हैं। पहला, जब शासन का जनता के प्रति व्यवहार असामान्य हो जाता है। दूसरा है जब प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान होता है। और तीसरा है जब पड़ोस का विरोधी राज्य अपनी चालबाजियां शुरू कर देता है। जब पड़ोस का विरोधी राज्य अपनी चालबाजियां, जैसे पाकिस्तान, चीन, भारत के साथ जो कभी कभी चालबाजी करता है, तब भी क्रांति होती है। ये जो है अरस्तु के क्रांति का कारण है। ठीक है, इसे जो है आप लोग पढ़ेंगे।